हरियाणा पायनियर कनेक्ट कॉलम के तहत आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रसिद्ध कवि मिस्टर मनजीत सिंह जी। मैं आपको बताना चाहूँगी मनजीत सिंह जी कवि होने के साथ साथ एक शिक्षक भी है। तो चलिए मिलते हैं मनजीत सिंह से और जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कवि की भूमिका को किस तरह से निभाया है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ कुछ बताइए। मेरे बारे में यही है कि मेरा जन्म हरियाणा के नारनौल का है। मैंने वहीं से ग्रेजुएशन की, एमए इंग्लिश मैंने एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से किया, डिग्री जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में की मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से, और मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो फरीदाबाद के जो तिकोना पार्क स्कूल है उसमें एज लेक्चरर अंग्रेज़ी की हुई। फिर मैं लौट गया था नारनौल और उसके बाद में फिर कुदरत ने, प्रकृति ने जो है मेरे को फिर यहीं से लाए तो मैं यहाँ वापस आया और 20 साल से फिर मैंने अपना मकान पहले बनाया, फिर मैं यहाँ आके रहने लगा। ये मेरे बारे में बात है जी। तो सर इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, कवि की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने लिखना शुरू किया, ये सारी चीज़ें रहीं? ऐसा है, जब मैं 11वीं में पढ़ता था ना, दरअसल क्या है, मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर इमोशंस है, भावनाएं हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि किसी के आंसू देखकर उसकी आंखें गीली हो जाती हों, किसी की खुशी में वो मुस्कुराता हो, तो ऐसा हर व्यक्ति कवि है। अब ये अलग बात है कि वो लिखता कब है। ये भी हो सकता है कि वो 5 साल की उम्र में उसकी कलम चल जाए, और ये भी हो कि मरते तक वो एक लाइन ना लिखे, लेकिन वो व्यक्ति कवि है जिसके मन में ये भावना है। तो मैंने पढ़ता था 11वीं के अंदर, तो वो एक फेयरवेल पार्टी जैसे स्कूल्स में होती है, तो उसका आयोजन हुआ। तो मुझे जो टीचर थे, मैं गाता वाता था, तो उन्होंने मुझे कहा भी कोई फेयरवेल पे गाना सुना दो। तो सिवाय बाबुल की दुआएं वाला गाने के अलावा और कोई गाना विदाई का था नहीं, और वो वहाँ कहीं सूट नहीं करता था। तो मैंने कोशिश की कि कुछ धुन पे बनाऊँ, फिर बनते बनते कविता बन गई। और वो कविता चूँकि सब टीचर्स के बारे में, वहाँ के माहौल के बारे में थी, तो बहुत अच्छी तरह से वो ली गई। मैंने घर पे आके बताया कि भी मैंने जो है वो कविता लिखी है, तो हमारे घर वाले मानने को तैयार नहीं हुए। तो फिर उनको बताने के लिए एक और लिखी, और फिर उसके बाद जैसे जैसे समय रहा वैसे वैसे ही सिलसिला चलता रहा। हाँ, गाए बगाए, मतलब आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, एजुकेशन में हो, तो काम कर रहे हो, तो जब मन कभी किया तो कुछ लिख दी। तो ऐसे ऐसे करके दिए। सर आप कवि हैं, जब आपने पहली बार लिखा था और वो छप कर आया होगा, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया तो ये है कि पहली बार का जो है वो यहाँ हमारे एक मित्र हैं मदन सानी गुड़गांव में, तो वो गुड़गांव एक्सप्रेस के नाम से एक अखबार निकाला करते थे। ये कोई है सन 83 की बात, तो उसमें वो छपी, तो मैंने वो संभाल के रखा था। उससे पहले एक कवि गोष्ठी में मेरा नाम छपा था, तो वो मैंने वो वाला कागज़ संभाल के रखा था। और अब ये है कि आप समय ये है कि जब तक हमारी फ़ोटो और वो भी अच्छी ना आए, अखबार में ना छपे, तो वो वाला रखते नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें इतनी सारी हो गई इकट्ठी। लेकिन वो चीज़ें याद हैं, क्योंकि वो आपकी पहली कविता कोई छप रही है, वो भी आपने संभाल के रखी हुई है। पहली बार नाम छपा है अखबार में अपने शहर से बाहर, तो भी संभाल के रखा हुआ। तो ये यादें होती हैं जो संग्रहित की जाती हैं। जी, काफ़ी समय से आप लिखते आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ विशेष मुद्दा रहा है कि जिसको आपने उजागर किया हो? सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे आपने लिखा है? ऐसा है, समय के साथ साथ आदमी लिखता है। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो प्रेम मोहब्बत की कविताएं लिखते थे। मेरे सामने जो पहली समस्या सबसे बड़ी आई देश की, वो पंजाब का आतंकवाद था। तो मैंने उस समय भिंडरावाले के खिलाफ कविता लिखी, और यहीं मेरी उस समय पोस्टिंग हुई थी फरीदाबाद में एडहॉक पे। तो मैं यहाँ था, तो मैं प्रोग्राम सुनने ही गया था। तो वो बड़ा प्रोग्राम था यहाँ विद्या मंदिर में, तो वहाँ ये आपके सुरेंद्र शर्मा भी थे, हरिओम पवार भी थे, अशोक चक्रधर थे, शैल चतुर्वेदी, शरद जोशी, प्रभा ठाकुर, सभी लोग थे। तो मैं भीड़ में था, तो वहाँ मुझे हरिओम पवार जी ने बुलाया, तो मैं वहाँ कविता पढ़ के आया। तो वहाँ पढ़ी मैंने, तो वो कविता ये थी कि भाई उस समय तो पुलिस एंटर नहीं कर रही थी स्वर्ण मंदिर में। मेरी कविता ये थी कि बाद में तो फौज ने एंटर करना पड़ा, तो मेरी कविता उसमें ये थी कि, और वो कविता 9 महीने पहले लिखी गई थी, सितंबर में लिखी गई थी, कि जब तक उग्रवादियों के खून से स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा को साफ नहीं किया जाएगा, तब तक स्वर्ण मंदिर पवित्र नहीं होगा। तो ये 9 महीने सबसे बढ़िया कविता वो जमी वहाँ। और
मैं वो मित्रों के साथ फिल्म देख के आया था, नदिया के पार उस समय लगी हुई थी रचना थिएटर में। तो वो पैसे उन्होंने किसी ने दिए थे, तो फिर मुझे 100 रुपये मिले, तो सारी पेमेंट फिर मैंने की। तो ऐसे वो पहले वो रहा, ये वो आतंकवाद का समय, तो आतंकवाद के खिलाफ लिखा। कितनी कविताएं अब तक आपने लिखी हैं, अगर आपको याद हो तो? 7 किताबें याद है, अब कविताएं तो उसमें गिनती की नहीं है। हाँ, 7 किताबें आपने जैसे लिखी यात्राओं की बात होती है, मैंने कहा 47 विदेश यात्राएं की हैं। अब आप वो कहो कि भी किस किस हवाई अड्डे पे उतरे, भाई जहाँ काव्य पाठ नहीं किया हम उनको कभी वो वहाँ को मानते नहीं। तो सबसे प्रसिद्ध कविता की अगर बात की जाए जो सबसे ज़्यादा सफल रही है, उसका कोई नाम बताएंगे? कविताएं तो काफ़ी सफल रही हैं, क्योंकि दरअसल दो हिस्से हैं जी। एक कविता तो मंच की कविता है जी, जैसे हास्य की कविता है। तो मंच की कविताओं में मेरी एक शुद्ध हिंदी पे कविता थी, वो काफ़ी सफल रही। एक रॉन्ग नंबर कविता थी, वो काफ़ी सफल रही, ठीक है ना। और जैसे गंभीर कविताएं हैं, उसमें मेरी कविता एक जो है, अधरों के ताले तोड़ोगी, मुस्का के तब गा पाओगी। मतलब जैसे अलग अलग कवियों ने अलग अलग नारी के बारे में बात की है, तो उनमें सब में उनका ये रहता है कि वो पुरुष से आह्वान होता है कि वो नारी को मुक्त करे, पुरुष से आह्वान होता है कि वो नारी की मुक्ति का द्वार खोले। जैसे प्रसाद जी ने कहा, मुक्त करो नारी को युग युग की कारा से बंधनी नारी को। लेकिन मेरा उस कविता में आह्वान नारी से है कि वो किसी का इंतज़ार मत करे, अपनी मुक्ति का द्वार स्वयं खोले। वो अधरों के ताले तोड़ोगी, मुस्का के तब गा पाओगी, हाथों को बांधे रखोगी, केवल अबला कहलाओगी। या एक कविता और है जिसमें एक पिता, जो लोग कहते हैं ना ये लड़कियां क्यों नहीं पैदा होती, क्यों नहीं मतलब लोग वो करते उनका बढ़ावा, तो वो इसलिए है कि हर एक आदमी को चिंता लगी रहती है कि जैसे ये 5-7 साल की जो बच्चियां हैं उनके साथ जो होता है उसको देख के आदमी डरता है। हाँ, वरना तो बच्चियां ज़्यादा देखो अगर आप, इंटेलिजेंट होती हैं, ज़्यादा अच्छे लेवल पर पहुंचती हैं, बड़ी मेहनत से होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान करते हुए वो आदमी का ध्यान रहता है जी। वो ध्यान कविता इसलिए नहीं देते ना, लोग की कविता नहीं होती है, लोग चुटकुले सुनाने लग गए, उसको कविता मानने लग गए। लोग जो है पाकिस्तान और चीन को गाड़ी देने को कविता मानने लग गए, ठीक है ना। लोग जो है वो सेंसुअस सी चीज़ें बात करके उसको जो गीत मानने लग गए। समस्या इसलिए, क्वालिटी हमेशा जो है वो पसंद की जाती है। आम आदमी तक जो चीज़ पहुंचती है तो निश्चित रूप से पसंद की जाती है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, बस बात इतनी है। तो सर आज अब क्या आप लिख रहे हैं, इस वक्त आपका क्या चल रहा है? अभी तो मैं जैसे आज ही बताया ना, मैं कोविड से हटा हूँ, तो बल्कि मैं एक अब आप ये यूट्यूब पे डालने जा रही, मैं भी यूट्यूब के लिए वो एक काम कर रहा हूँ जिसमें जो है कुछ जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके डमीज़ का इंटरव्यू लिया जाएगा और उनकी बातचीत, और कवि जो है उस पर अपने कमेंट देंगे, तो उनको ऐसा एक घाल-मेल करके हास्य का प्रोग्राम बना के वो डालने का मेरा विचार है। मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ। और आज तो ये है ना कि एक तो ये है कि आप जाते हो कवि सम्मेलन में, ईमानदारी से आपको बुलाया उन्होंने कविता के लिए, लेकिन वहाँ आपको उन्होंने निराला का पुरस्कार दे दिया, तो वो पुरस्कार जो है वो कोई इतने वो मायने नहीं रखते। अब जैसे मैं गया हूँ विदेश में, तो मेरे विदेश में 7-8 जो है सम्मान मिले हुए हैं, है ना। लेकिन ऐसे कोई सम्मान जो है ये सामान्य सम्मान है, आपने एक सर्टिफिकेट बना के अपने पास ले लिया। मैं कभी ना बचपन में होता तो मैं घर में गया किसी के, तो मैंने 7-8 कप देखे थे उसमें, तो अच्छा वो कप में एक सिमेट्री में थे, जैसे यहाँ से छोटे फिर बड़े हो गए फिर छोटे हो गए। तो अब मैंने समझ नहीं आया इसने ये कहाँ से जीते हैं। फिर मुझे बाद में जब थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ आया कि जीते नहीं है, खरीदे हैं। तो सम्मान वो होता है कि जो कहीं ऐसी संस्था से कोई बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ हो, तो सम्मान ज़्यादातर जो है जो मंच वाले लोगों के लिए नहीं, मंच के कितनी बढ़िया कविता लिख लें, लेकिन जो सम्मान है वो उनको ये माना जाता है कि तो 2 दर्जे के हैं, जबकि कविता कभी कोई 2 दर्जे की नहीं होती, बढ़िया होती है या सामान्य होती है। तो ये इस तरह के पुरस्कार मेरे को काफ़ी और सम्मान काफ़ी मिले हुए हैं जी। सर तो आप अंत में एक कविता हमारे दर्शकों के लिए प्लीज़ यहाँ पे गुनगुनाइए, ताकि हमारे दर्शकों को एक मैसेज भी हो जाएगा और कविता की कविता हो जाएगी। ज़रूर है। दरअसल क्या, कोरोना से पहले क्या परिस्थितियाँ थी और कोरोना के बाद क्या परिस्थितियाँ, एक मेरे इसमें एक कविता लिखी, उसका एक छंद जो मैं आपको सुनाता हूँ, गलाक्षरी छंद, वो देखिएगा आप। कोरोना से पहले
कोरोना से पहले पति रसोई में घुसता तो पत्नी झिड़कती थी देती मीठी गालियां, पत्नी झिड़कती थी देती मीठी गालियां। दाल और सब्जी बनाता अब रोज वही, ये दाल और सब्जी बनाता अब रोज वही। रोज चमकाता बैठ चम्मच और थालियां। घूंघट नकाब बुरके को जो कोसते थे, घूंघट नकाब बुरके को जो कोसते थे। मास्क पहनो तो बजाते वही अब तालियां, कि मास्क पहनो तो बजाते वही अब तालियां। कोविड की औलाद साले कोरोना के बीच, कोविड की औलाद साले कोरोना के बीच पैदा हो गई हैं अब नई नई गालियां, पैदा हो गई हैं अब नई नई गालियां। तो देखा आपने, हमारे साथ जुड़े थे प्रसिद्ध कविकार सरदार मंजीत सिंह जी। तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से कविता का महत्व बताया है। तो इसी कड़ी में हम आपको और भी ऐसी कुछ बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।